हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 11 जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था। सवाल है, हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था, क्या था? प्राकृतिक वनस्पति, स्थल रूप, जलवायु या फिर वर्षा तथा वनस्पति। सही आंसर होगा यहाँ पे जलवायु। ध्यान रखिएगा, हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन का जो आधार था वो जलवायु था। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, अर्थात सालों भर वर्षा होती है? एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे सालों भर वर्षा होती है, ये आपको बताना है कहाँ पे होती है। क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, क्या विषुवतीय क्षेत्र में होता है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, या फिर शीतोष्ण क्षेत्र में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका विषुवतीय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता नहीं है। राइट। अब बात करें हम यहाँ पे जो सालों भर वर्षा होने के बारे में हम बात करेंगे यदि, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको इसके साथ हो सकता है कि सर क्या ये भूमध्य सागरीय नहीं होगा। देखिए कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पर देखेंगे कि हमारा मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा। और इसी के आसपास देखेंगे कि सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं अगर ये 10 डिग्री है, फिर ये 20 डिग्री है, और ये 30 है, और ये 40 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 डिग्री और 40 डिग्री ये इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमध्य सागर यहाँ पे देखने को मिलता है, भूमध्य सागर, इसी के नाम से ये पड़ा हुआ है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। राइट। तो यहाँ पे सालों भर वर्षा नहीं होती है। कहाँ पे होता है? विषुवतीय रेखा के आसपास। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अगर यदि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, इसका मतलब है कि इसके आसपास का क्षेत्र का जो मिट्टी होगा वो लेटेराइट मिट्टी होगा। राइट, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र अलग है और विषुवतीय रेखा हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। सवाल है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, किसकी होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, या फिर आर्थिक और प्रजातियों की। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की जो होती है प्राकृतिक प्रदेश, किसी प्राकृतिक प्रदेश में ये जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है मानसूनी, भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, या फिर उप ध्रुवीय। तो ध्यान रखिएगा, कांगो घाटी के बारे में बात हो रहा है, और आप नाम सुने होंगे कांगो नदी का। कांगो नदी आप जानते होंगे कि विषुवत रेखा को यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है ये। ठीक है, जिसका मतलब कांगो घाटी भी इक्वेटर के आसपास ही होगा। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र को किस तरह की वहाँ पर जलवायु देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे सर या तो विषुवतीय देखने को मिलता है, तो आंसर भी आपका विषुवतीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट। बाकी बात करें ऑप्शनों का, तो यहाँ पे तो भूमध्य सागर देखेंगे कि हमने 30 से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ देखा था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उप ध्रुवीय के बारे में बात हो रहा है, ध्रुव के आसपास के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बात करें मानसूनी, तो मानसूनी भी नहीं होगा। ठीक है, मानसूनी देखेंगे कि भारत एक मानसूनी प्रदेश का उदाहरण है। राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा विषुवतीय रेखा। ठीक है, विषुवतीय रेखा मतलब नहीं, विषुवतीय यहाँ पर जो जलवायु इस तरह के पाई जाएंगी कांगो घाटी में। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए, भूमध्य सागरीय रेखा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, स्टेपी प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यदि ऑप्शंस को देखेंगे आप, तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय और यहाँ पे भूमध्य रेखीय, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये भूमध्य रेखीय मतलब कि ये 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में बात हो रहा है, जबकि भूमध्य सागरीय ये 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों आसमान जमीन का फ़र्क है।
भूमध्य रेखीय, ध्यान दीजिएगा, रेखा मतलब कि वो 0 डिग्री है, और भूमध्य सागर मतलब भूमध्य सागर जो है वो देखेंगे 30 से 40 डिग्री के जो बीच में स्थित है ना भूमध्य सागर, वो उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा सवाल क्या है, पूछा ये है कि मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये स्थित है आपका यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये 20 से 30 डिग्री, ठीक है, 20 से 30 डिग्री के बीच का वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे आपको ये मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिल सकता है आपको, राइट। उसी के ऊपर फिर देखेंगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सवाल है विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, विषुवतीय प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, शीतोष्ण तृण प्रदेश में, या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। सही आंसर है यहाँ पे मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश में। देखेंगे कि सबसे अधिक वर्षा का स्थान कहाँ पे है, किस प्राकृतिक प्रदेश में है, तो ये है मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है। सवाल है उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या फिर दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या फिर उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। सवाल समझ में आया ना क्या है, और ऑप्शंस क्या है तो वो समझ में आया। जैसे लिखा है पहला ऑप्शन में कि 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, तो मान लेते हैं कि अगर मेरा ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री होगा, तो पहला सवाल में बोला है 0 डिग्री से 10 डिग्री, तो ये 0 डिग्री मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो जाएगा ये वाला 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, तो ये दोनों गोलार्ध हो गया, यानी कि इस वाले पूरे क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बोला है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 10 डिग्री। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 5 डिग्री होगा, तो ये वाला सिर्फ एरिया में बात हो रहा है जो हम रेड कलर से कर रहे हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस वाला में बात हो जाएगा ये वाला एरिया के बारे में, यहाँ पे 5 डिग्री से स्टार्ट करें तो ठीक उसी तरीके से 5 से 30 के बारे में बात हो रहा है, और उसी तरह से सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य की बात हो रहा है, राइट। इसका सही आंसर क्या होगा, उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी उष्ण मानसूनी प्रदेश के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होता है दोनों गोलार्धों की तरफ, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है वो क्या है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि अगर ये आपका अगर यदि फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, जैसे अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर मान लेते हैं ये 5 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला 30 डिग्री होगा। ठीक, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उष्ण मानसूनी प्रदेश कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये 5 डिग्री है, तो इसी नीचे जो वाला जो मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला रेखा 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री, तो ये वाला जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों गोलार्धों में क्या कहलाएगा, उष्ण मानसूनी प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, छीनकारक प्रदेश, या अवरुद्ध विकास का प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा मानसूनी प्रदेश जो है इसे कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। ठीक, ध्यान रखिएगा मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि मानसूनी प्रदेश में देखेंगे कि अच्छा मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है थोड़ा सा अच्छा होता है, वो सभी मौसम के लिए मतलब कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे कि परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सीजनली यहाँ पे देखेंगे कि उसी हिसाब से यहाँ पर फसल भी उगती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मानसूनी जो प्रदेश है वो वृद्धिशील प्रदेश कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगर बात करें हम उद्यमशील प्रदेश के बारे में, तो ये प्रदेश देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय प्रदेश की तरफ। ठीक है, भूमध्य सागरीय। ठीक है,
ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होता है ना, उसे उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी हम बात करें छीन कारक प्रदेश के बारे में। ठीक है, छीन कारक प्रदेश के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका विषुवतीय प्रदेश में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, विषुवतीय, विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में देखने को मिलता है छीन कारक प्रदेश। ठीक है, और एक है अवरुद्ध विकास का प्रदेश, तो ये देखने को मिलेगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। बात करें हम अवरुद्ध विकास का प्रदेश, अवरुद्ध विकास का प्रदेश, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? सवाल है, कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? AW, AM, AF या CW? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि AM। ठीक है, AM से प्रस्तुत किया है जलवायु वर्गीकरण में मानसून जलवायु को। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिनराम जो मेघालय में स्थित है किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश या मानसूनी प्रदेश? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसकी सर्वाधिक जो वर्षा होता है मौसिनराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। ये हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेटर में तो स्थित होगा नहीं, तो विषुवतीय प्रदेश कभी होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो ये देखेंगे कि 30 से 40 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो ये एरिया को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि ये मानसूनी प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानसूनी प्रदेश। भारत एक देखेंगे कि मानसूनी प्रदेश वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये सवाना वाला एरिया जो है ये 10 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के ऊपर नॉर्थ वाला एरिया जो है ना, वहाँ पे आपको सवाना प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, मानसूनी प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? सवाल है, निम्न में से कहाँ अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? फ्लोरिडा में, कैलिफोर्निया में, मध्य चीन में या फिर हंगरी में? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको इस तरह का जो मौसम है ये कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, कोपेन की CS जलवायु मिलती है, कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वन में या उपोष्ण मरुस्थल में? तो ध्यान रखिएगा जब CS के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको CS जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र 30 से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सही आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, कृषि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सवाल है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हुए हैं विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या समशीतोष्ण। तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागरीय वाला जो क्षेत्र है ना, ये प्राकृतिक फलों के लिए, प्राकृतिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक प्रदेश ऐसा है भूमध्य सागरीय जो कि फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये भूमध्य सागरीय जो है ना, ये आपका खट्टे फलों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है ये खट्टे फलों के लिए। ठीक है, खट्टे
फलों के लिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक है, पहला दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी का वर्षा, बी में दिया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा तो शायद किसी सीजन में शायद ज़्यादा वर्षा यहाँ होता ही नहीं है, तो डी तो ऐसे ही सही नहीं होगा। मानसूनी क्षेत्र के बारे में बात करें हम, ठीक है, मानसूनी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूरे साल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, नाम ही तो मानसूनी, मानसून के समय से आता है साल भर में। ठीक है, तो ये पूरे साल यहाँ वर्षा हो ही नहीं सकता है। विषुवतीय वगैरह यदि होता तो कह सकते थे। बात करें हम फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, गरज के साथ वर्षा होता नहीं। इक्वेटर, भूमध्य रेखीय मतलब क्या, इक्वेटर के बारे में बात हो रहा है। इक्वेटर में हम जानते हैं कि गरज के साथ वर्षा होते रहता है यहाँ पे, और मध्याह्न में भी ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन में क्या दिया था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। तो सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि सही मिलान है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश या उपार्द्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, शुष्क प्रदेश सबसे ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्र है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, शुष्क प्रदेश, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, एशिया में स्थित है ये। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एशिया में देखेंगे सभी तरह के जलवायु पाई जाती हैं। ठीक है, लगभग में सभी तरह की जलवायु आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका इसीलिए इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एस्टोर्थम पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा उगते हैं बहुत कम ताप पर उगते हैं। ठीक है, जहाँ का बहुत कम ताप भी रहेगा वहाँ पे ये पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है लॉस एंजल्स, रोम, केपटाउन, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे देखेंगे जो न्यूयॉर्क है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी रोम, केपटाउन, लॉस एंजल्स ये सब जगह देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इस सवाल का जवाब हमने पहले भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे मानसूनी प्रदेश चला जाएगा किसके साथ, वृद्धिशील प्रदेश के साथ। ठीक है, इसके बाद भूमध्य सागरीय प्रदेश देखेंगे ये उद्यमशील प्रदेश में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का, तो ये देखेंगे ये चला जाएगा 4 के साथ अवरुद्ध विकास का प्रदेश कहलाएगा। और विषुवतीय प्रदेश में जो ये छीन कारक प्रदेश में आएगा। तो सही ऑप्शन से यहाँ पे ए का 2 यहाँ पे है, और बी का 1, सी का 4, डी का 3 हाँ। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टी सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले में इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, एल नीनो बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, प्रशांत महासागर में बनता है या फिर हिंद महासागर में बनता है या भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में। तो ध्यान रखिएगा, एल नीनो जो बनता है ये आपका प्रशांत महासागर में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर में बनता है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, गर्मियों में, वसंत ऋतु में, शीत या जाड़े ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, शीत या जाड़े ऋतु में होती हैं सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है,
अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही कोड का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। 23 नंबर यही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया ये देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय प्रदेश जलवायु प्रकार देखने को मिलता है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही देखेंगे कि बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून, क्योंकि भारत के देखेंगे सटा हुआ देश है, तो इस हिसाब से उष्ण कटिबंधीय मानसून यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग जानते हैं जो साइबेरिया जो रूस में है, ये देखेंगे ये यहाँ पे शीत देखने को मिलता है, शीतोष्ण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, राइट। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला में दिया हुआ है आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में, वर्ष भर आर्द्र सूडान में, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु या शुष्क शीत ऋतु ईरान में, या फिर वर्ष भर शुष्क चिली में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, आर्द्र शीत ऋतु या शुष्क ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है इटली में, सिर्फ ये सुमेलित है, बाकी सभी गलत सुमेलित किया हुआ है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ये रूस में है, वार्खोयासांक करके कुछ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये रूस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रूस साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे एक ये स्थान है, ये सबसे ठंडा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन या कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता या बढ़ाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, या फिर वनस्पति की मृत्यु। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये कि पहला तो जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन से नाइट्रोजन मिल जाएगा, और वनस्पति की मृत्यु जब होती है, जब सरते गलते हैं तो इससे भी नाइट्रोजन मिलता है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सवाल है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम, जल धारण सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा और सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सभी को पता है कि सबसे कम मिलेगा किस में, बालू में। बाकी ऑप्शन से हम लोग जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होता है मृतिका में, उससे कम गाद में, और उससे भी कम बालू में, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 28 नंबर सवाल है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था, ठीक है। ये कथन कहने वाले व्यक्ति थे कॉपेन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है। BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये BW का मतलब होता है शुष्क जलवायु का, ठीक है, शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है BW। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है मृदा और यहाँ दिया हुआ है जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो कौन कहाँ से देखने को मिलेगा, किस तरह का जलवायु प्रदेश, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पॉट जल है, चार्नोजेम है, स्पॉट जॉल्स है, लेटेराइट है, ठीक है। तो ये सब जो मिट्टी हैं वो सब कौन सा जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉट जल, ये समशीतोष्ण में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, समशीतोष्ण में, ठीक है। बाकी यहाँ चार्नोजेम जो है वो है, ये आपको देखने को मिलेगा समशीतोष्ण शीत स्टेपी प्रदेश में, जबकि स्पॉट जॉल्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में, जबकि लेटेराइट मिट्टी उष्ण आर्द्र देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में, ठीक है। खास करके विषुवतीय प्रदेश में भी देखेंगे तो लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगा। बाकी देखेंगे कि हमारा अपना देश भारत में केरल के जो तट है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में थोड़ा बहुत, ठीक है, मेघालय में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि कैपिलरी जो होती है ना,
वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। कैपिलरी होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि कैपिलरी मतलब होता क्या, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप कोई दिया जलाते हैं, जब मिट्टी तेल डालते हैं उसमें दिया जलाते हैं तो स्वतः ही देखेंगे कि तेल अपने आप पर चढ़ता रहता है। तो जिस माध्यम से चढ़ता है उसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरी। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ मिट्टी के संदर्भ में कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइडाइट होता है, ग्रेनाइट होता है या बलुआ पत्थर होता है। तो ध्यान रखिएगा टेरा रोसा प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करता है। हेलोफाइट्स जो होते हैं किस में अच्छे तरीके से वृद्धि करते हैं, अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में या फिर क्षारीय मृदा में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। सवाल है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, यानी कि इक्वेटर का बात हो रहा है यहाँ पे आसपास उस वाले क्षेत्र का। तो यहाँ पर कांगो तो खैर देखने को मिलेगा ही, ठीक है, गैबन है, जायरे है, ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन इथोपिया ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है कि ये इथोपिया जो है ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित होता है। ठीक है, होता नहीं मतलब है। ठीक है, इथोपिया जो है वो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे जलवायु देखने को मिलता है वो उष्णकटिबंधीय सवाना टाइप का या फिर रेगिस्तान का जो लक्षण है ये देखने को यहाँ पे मिलता है इथोपिया में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है। चीन, ब्राज़ील, नॉर्वे, नाइजीरिया। तो ध्यान रखिएगा नॉर्वे इसका सही आंसर है। नॉर्वे में देखेंगे कि ठंड के मौसम में भी या सर्दियों के मौसम में यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है सूक्ष्म जलवायु का तात्पर्य धरातल के निकट की जलवायु से है, बिल्कुल सही है। रसीले फलों के उत्पादन हेतु भूमध्य सागरीय जलवायु सुविख्यात है, साथ ही खट्टे फलों के लिए भी विख्यात है ना, तो ये बिल्कुल सही है। सी में दिया है कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है, तो ये गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है कि कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है, ये गलत है। डी में दिया है गठिया या दमा का प्रकोप शीतल आर्द्र जलवायु में अधिक होता है, ये भी बात सही है कि दमा जो गठिया होता है इसका जो प्रकोप देखने को मिलता है वो शीतल आर्द्र जलवायु में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। सी यहाँ पे सिर्फ गलत है। नेक्स्ट है 37 नंबर, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कंटूर बाइंडिंग जो होता है वो प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही इसका हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी सही नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अत्यधिक वर्षा हम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी में देखने को मिलता है, अब ये नाम बदल चुका है, वैसे मासी नाम हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक वर्षा में। ठीक है, अत्यधिक ठंडा के बारे में बात करें तो ये देखने को मिलेगा हमें कहाँ पे, ये देखने को मिलेगा अंटार्कटिका में। ठीक है, इसी बात में बात करें हम अत्यधिक गर्म के बारे में तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, अत्यधिक गर्म देखने को मिलेगा हमारा ये सहारा में। ठीक है, और अत्यधिक सूखा देखने को मिलेगा चिली में। ठीक है, तो डी का हो जाएगा इधर 1। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके कि यहाँ पे जो लिखा है अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे कि आप देखेंगे कि जो चिली है ना कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा रुकिएगा, चिली कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसे है, तो ये चिली का एरिया देखोगे इस तरीके से चिली है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके बगल में बहुत सारे बहुत यहाँ पे क्या ये समुद्र से सटा हुआ देश है एक तरह के तरीके से, फिर यहाँ पे सूखा क्यों पड़ता है, क्या कारण है।
आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 MCQ जो इस चैप्टर से थे, जलवायु से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।